26 नवंबर 2008, एक ऐसी तारीख जिसे भारत शायद ही कभी भुला पाएगा। इसी शाम को मुंबई में आतंक का वो क्रूर खेल शुरू हुआ, एक ऐसा हमला जिसने पूरे शहर को 60 घंटों के लिए बंधक बना लिया था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे सिर्फ मुट्ठी भर 10 आतंकवादियों ने भारत के सबसे बड़े शहर को घुटनों पर ला दिया। उस बड़े ऑपरेशन की भी बात करेंगे जिसने उन्हें रोका, और ये भी देखेंगे कि वो अपने पीछे कैसी विरासत, कैसे निशान छोड़ गए। तो हुआ ये कि ये पूरा हमला समुंदर के रास्ते से शुरू हुआ। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी भारी हथियारों से लैस रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक नाव से उतरे। उनका मकसद एक ही था, शहर की सबसे जानी मानी जगहों पर कहर बरपाना। शहर में घुसते ही ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गए। इनकी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं बहुत क्रूर, लेकिन उतनी ही असरदार थी। एक ही वक्त पर साउथ मुंबई में कई जगहों पर हमला करना, मकसद कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दहशत और अफरा तफरी फैलाना। सबसे पहला निशाना बना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। सोचिए, शहर का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन देखते देखते एक कसाई खाने में तब्दील हो गया। अजमल कसाब और इस्माइल खान ने वहां अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और 1 घंटे से भी कम समय में 58 बेगुनाह लोग मारे गए। और ये सब जब हो रहा था, ठीक उसी वक्त दूसरी टेररिस्ट टीमों ने शहर की आइकॉनिक जगहों पर धावा बोल दिया, जैसे कि ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस। वहां उन्होंने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया और यहीं से शुरू हुई वो लंबी और खूनी घेराबंदी। मुंबई पुलिस ने फौरन एक्शन तो लिया, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें बहुत भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ रहा था। शहर ने उस रात अपने कई बहादुर अफसरों को खो दिया। इनमें एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे भी थे, जो कामा हॉस्पिटल के पास एक एम्बुश में शहीद हो गए। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसी बहादुरी की मिसाल देखने को मिली जिसने लड़ाई का रुख ही पलट दिया। ये थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले। उन्होंने बिना किसी हथियार के अकेले ही अजमल कस्साब का सामना किया। उनके शरीर में कई गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने कस्साब को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसे जिंदा पकड़ नहीं लिया गया। उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं गई। और देखिए, कसाब का पकड़ा जाना एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। वो अकेला आतंकवादी था जो जिंदा पकड़ा गया, और बाद में उसी के बयानों से इस पूरी साजिश की परतें एक एक करके खुली। तो अब जब कसाब से पूछताछ शुरू हुई तो एक बहुत ही भयानक और बड़ी सोची समझी साजिश का पता चला। एक ऐसी प्लानिंग जो महीनों से, शायद सालों से चल रही थी। पर अब सवाल ये था कि आखिर इस सबके पीछे था कौन? धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी तो प्लानर्स, रिक्रूटर्स और हैंडलर्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सामने आया। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक वेल फंडेड और बहुत सावधानी से प्लान किया गया मिलिट्री स्टाइल का ऑपरेशन था। और इस साजिश के जो मेन खिलाड़ी थे, उनमें से एक था डेविड हेडली, एक पाकिस्तानी अमेरिकन। अब देखिए, उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट था, जिसका फायदा उठाकर वो बड़ी आसानी से मुंबई आता जाता था। उसने टारगेट की गई जगहों की पूरी रेकी की डिटेल में और हमले के लिए जरूरी इंटेलिजेंस जुटाई। और ये सब करते हुए उस पर किसी को शक तक नहीं हुआ। जिन 10 हमलावरों को चुना गया था, उन्हें एक बहुत ही मुश्किल और बेरहम ट्रेनिंग से गुजारा गया। फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर एडवांस्ड हथियार चलाने तक सब कुछ सिखाया गया। उन्हें मेंटली, साइकोलॉजिकली तोड़ा गया और फिर कट्टर जिहादी के तौर पर दोबारा तैयार किया गया, जो सिर्फ मारने और मरने के लिए ही आए थे। अब जैसे जैसे घेराबंदी लंबी खिंचती गई, ये बात साफ हो गई कि मुंबई पुलिस के पास इतने ट्रेंड आतंकवादियों से निपटने के लिए जरूरी हथियार और इक्विपमेंट्स नहीं हैं। तब जाकर भारत को अपनी सबसे एलीट फोर्स को बुलाना पड़ा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ये मिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। कमांडोज को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर कितने आतंकी हैं और कहां-कहां छुपे हैं। सैकड़ों बंधकों की जान दांव पर लगी थी, और इस सब को और भी मुश्किल बना रही थी लाइव टीवी कवरेज, जिससे अनजाने में ही आतंकवादियों के हैंडलर्स को कमांडोज के हर एक मूव की जानकारी मिल रही थी। नरीमन हाउस में, जो एक जूइश कम्युनिटी सेंटर था, कमांडोज को हेलीकॉप्टर से सीधा छत पर उतरना पड़ा, और जैसे ही वो उतरे, उन पर भारी फायरिंग शुरू हो गई। इसी भयानक लड़ाई में कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट देश के लिए शहीद हो गए। उधर ताज होटल में एक और हीरो ने अपनी जांबाजी दिखाई।
मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। जब उनकी टीम का एक साथी घायल हो गया तो उन्होंने अकेले ही आतंकवादियों को उलझाए रखा ताकि उनकी टीम को बाहर निकलने का मौका मिल सके। उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। उन्होंने अपनी टीम को तो बचा लिया, लेकिन खुद अपनी जान कुर्बान कर दी। लगभग 60 घंटों की लगातार लड़ाई के बाद 29 नवंबर की सुबह एनएसजी कमांडोज ने आखिरी आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। घेराबंदी तो खत्म हो गई थी, लेकिन मुंबई शहर अब हमेशा के लिए बदल चुका था। आतंक के उन 60 घंटों ने मुंबई की रूह पर बहुत गहरे जख्म छोड़े। इस हमले ने भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी की कमियों को देखने और उस पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इस हमले में जो इंसानी जानें गईं, वो आंकड़ा चौंकाने वाला था। 166 लोग, इनमें सुरक्षाकर्मी थे, आम नागरिक थे, विदेशी टूरिस्ट भी थे। 166 जिंदगियां जो उस रात हमेशा के लिए खत्म हो गई। और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। कईयों को ऐसी चोटें लगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, जिनके निशान शायद आज भी उनके साथ हैं। 60 घंटे यानी करीब करीब 3 दिन, वो शहर जो कभी नहीं सोता, उसे आतंक ने जैसे बंधक बना लिया था। सड़कों पर सन्नाटा था और हवा में सिर्फ डर। अच्छा, इस हमले के बाद इसके जवाब में कई बड़े बदलाव भी हुए। ये हमले एक तरह से वेकअप कॉल थे, जिसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए बनाई गई। देश भर में एनएसजी के नए हब बने ताकि एक्शन जल्दी हो सके। पॉलिटिकल लेवल पर भी जवाबदेही तय हुई। और हाँ, जो अकेला आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, उसे आखिरकार सजा मिली। तो 26/11 की जो लेगेसी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये एक त्रासदी की कहानी है, बेमिसाल बहादुरी की कहानी है और बदलाव की भी कहानी है। लेकिन जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि 26/11 के बाद क्या भारत अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।